फिल्मी बैकग्राउंड से आए, दादाजी जीपी सिप्पी, फादर इतने बड़े डायरेक्टर। क्या चीज़ है रमेश सिप्पी, वो अपने तरीके से काम करते हैं, नए नए थॉट्स को लेके आते हैं। ये सलीम जावेद ऐसे राइटर्स के साथ काम कर रहे हैं। वो आदमी जिन्होंने शोले बनाए उनको एटीट्यूड नहीं है, तो मेरे दादाजी एक जुआरी हैं। अच्छा थे सुपरस्टार लाइक ऐश्वर्या ऑन द क्राफ्ट लेवल। आई मीन देयर सो फ्यू एक्टर्स। जब अभिषेक ने सब्जेक्ट सुनी, बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है हीरो के हिसाब से, स्पेशली उस जमाने के लिए, बिकॉज फाइनली एंड में ब्लफ मास्टर रितेश है। राइट। ऑफ कोर्स मैंने भी सुना था कि ऐसे आई वाज नर्वस कि काम कैसे रहेगा साथ में। नाना के साथ एक्चुअली क्या हुआ, आई थिंक शूटिंग हमारी 9 दिन की थी, लेकिन हमारे वर्कशॉप और रिहर्सल 13-14 दिन चले। करण जो ने डिलेड द प्रोडक्शन ऑफ कभी अलविदा ना कहना बाय 3 months। तो सडनली ये एक 2-3 महीने का विंडो खुल गया। बाय दैट टाइम आई मीन आई थिंक एक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन थिंग्स वाज मोर गेटिंग मोर प्रोमिनेंट। क्रिमिनल जस्टिस जैसे फ्रेंचाइज ले लीजिए, वो अभी पंकज त्रिपाठी के अलावा आप सोच भी नहीं सकते। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बांद्रा से लेके अंधेरी तक है जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। आज मेरे साथ हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक रोहन सिप्पी। इनका फिल्मी करियर विशेष रूप से कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा जैसे जॉनरों से भरा हुआ है। बतौर निर्देशक इन्होंने कुछ ना कहो और ब्लफ मास्टर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। एज अ प्रोड्यूसर इन्होंने टैक्सी 9-2-11 जैसी बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूस की है। इन्होंने फिल्मों के अलावा ओटीटी में भी सराहनीय काम किया है, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस और शेखर होम प्रमुख हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए रोहन से उनके जर्नी के बारे में और जानते हैं। रोहन, वेलकम टू माय शो। Hello. Welcome to Sutradhar. Thank you you very for much for coming here, and you're such a wonderful person and a director. No, it's a great opportunity. When I was told a thing to talk about craft and things, I said, Yes, सबसे पहला जो मेरा जो कम्युनिकेशन होता है किसी भी डायरेक्टर या एक्टर के साथ, कि आपकी जर्नी से कोई भी कुछ सीख सके। आई मीन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ माइंड। yeah, and I think getting a chance like this, I'll get to reflect and Yeah. learn a few things from your questions as well. राइट राइट। सो यू कम स्ट्रेट अवे, यू कम फ्रॉम अ फैमिली जो इंडस्ट्री से जिसका बहुत जी। गहरा नाता रहा है। आपके ग्रैंडफादर जाने माने प्रोड्यूसर रहे। But he was also an actor. He was an actor. मतलब बहुत आपके पिताजी, उनके बारे में तो हम जितनी ज़्यादा बातें करें उतना ही कम है। सो कैसे आपका इंडस्ट्री में आप कैसे बड़े हुए और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई टू लव दिस क्राफ्ट कॉल्ड फिल्म मेकिंग? well, पहली बात ये है तो two contradictory things. My mother is also from the film industry, in the sense my maternal grandfather ran a film center, which is at one point the largest film lab in Asia. अच्छा। Now digital ज़माने में लोगों को पता भी नहीं चले होगा कि lab क्या है, but the lab was the heart not only of the technical part of it, जो finally film की negative वहाँ जाके process होके develop होके, मतलब film physically वहाँ से निकलती थी, but the business also used to come out of the lab, right? Right, It was right. all individual finances and all of that. तो finally वो lab letter का एक ज़माना था where all the faith of all these people, no corporations, nothing, but all these individuals were all linked together at the lab, because जी। from the time of making the film to releasing the film. So that's one side of my mother, and the other side is she was very clear she wanted to keep me away from this industry. Really? So we even grew up in South Mumbai, which is already physically Not in the industry, yeah, so-called, so yeah. I had a very normal school childhood, had great friends, and that kind of growing up did not spend too much time in the mahal of film films. fraternity that way. That came later and got stronger and stronger. So I would get some impressions of it, of course, wonderful memories of that. But
but it came later, probably around the time I was finishing school and getting to college, and that time was when I really actively went out and got to be a part of that. Yeah. So you were in, you studied in which? I studied Cathedral in town, Cathedral and John Corran School, and then I was in boarding school for 2 years, and then I went away for university. Then came back halfway around the world to So have you done something related with filmmaking? philosophy. मतलब घर में माहौल जो थी वही आपकी एजुकेशन रही है, वर्किंग एजुकेशन. No, and I think when I went to university also, I told one of the counselors that this is what I'm interested in. I was always interested in films, and I was wondering whether to do that or liberal arts. And it says, if you learn film, you learn how to say it, but what you want to say, you learn from a liberal arts degree. And I think that made a lot of sense, to have a point of view, be exposed to so many different things that will, finally help you as someone in a creative line of work. So I'm glad that, the rest of my life I've been learning the craft and the ins and outs of the business. So it was nice to have that chance to go and get exposed to things that otherwise I would never have seen or heard. Yeah. I know the answer, but I want to ask a question कि कौन से फिल्म निर्माता या निर्देशक से आपको इंस्पिरेशन मिली to become a filmmaker? Yeah, the answer is obviously it is my father, but and it is my father also, but because I think I loved the kind of people he was around, and it was a thing of, whether it was writers like Salim Javed, musicians like R.D. Burman, the actors. So such a wonderful way to spend your life is to be immersed with such creative people and to learn so much all the time. So, and that was, I think, the way he approached it also. He really tried to get the best out of a very diverse set of people, all bringing and adding to the vision that he had. And I think that seemed very exciting to me. It's like the direct conductor of an orchestra. You really rely on everyone you're working with to make the work as good as it can be. Right. So डैड के जितनी भी फिल्मोग्राफी है उनकी, आपसे बात ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि रमेश जी के साथ तो कब मुलाकात होगी, ये जिस ट्राइक उनके जो बेटे हैं उनके साथ तो मुलाकात हो गई है. तो मेरे तो बड़े सारे क्वेश्चंस हैं उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में. देन विल कम. सो हाउ यू डिफाइन शोले नॉट एज अ सन बट as somebody called Ramesh Sippy created that bloody Sholay. आपका टेक शोले के बारे में एज अ फिल्म मेकर क्या है? भले ही वो आपके डैड की है, बट मुझे आपके मुंह से जानना है कि क्या है. इसमें मुझे लग रहा है कि एक दीवानगी कहे या बट इट इज इससे आई थिंक इसे कुछ फॉर्मूला से हम लोग इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक रमेश जी की डैड की पहली फिल्म अंदाज सक्सेसफुल रही थी. सीता और गीता सुपरहिट फिल्म थी. तो उस टाइम पे ट्रेड में, और सीता और गीता में एक हीरोइन को हीरो बनाया था. एक डबल रोल. क्या चीज़ है रमेश सिप्पी, वो अपने तरीके से काम करते हैं, नए नए थॉट्स को लेके आते हैं. सलीम जावेद ऐसे राइटर्स को के साथ काम कर रहे हैं. तो एक फ्रेश, एक नई जनरेशन का एक कॉन्फिडेंस और एक वेव था. दादाजी 1951 में उनकी फिल्म प्रोड्यूसिंग करियर शुरू हुई थी. तो अब तक उनके 20-22 साल तो हो गए थे इंडस्ट्री में. तो उनको भी आई थिंक एक डिज़ायर थी कि मुझे एक लैंडमार्क जैसी कुछ करनी है जो पूरी दुनिया याद करेगी. यू स्पेंड सो मच टाइम, यू वर्क सो हार्ड, एंड अब एक मौका मिल रहा है. और एक माय सन हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ डायरेक्टर. राइट. तो नाउ हम लोग इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं रखेंगे, क्या सोच सकते हैं, एंड तो आई थिंक उस पैशन से और उस विजन से शोले पे काम शुरू हुई. एंड आई थिंक हाउ इट ऑल स्टार्टेड, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन कि ये बीज कहाँ से शुरू हुआ शोले का. तो आई थिंक वो सीता और गीता के सक्सेस के बाद एक क्रिएटिव अर्ज था. अच्छा, ये हमने बहुत सक्सेसफुली किया है, हमारे लिए भी क्या चैलेंज है जी. क्रिएटिवली चैलेंज, मतलब बिजनेस वाइज भी चैलेंज, और एक हम लोग शो बिजनेस में तो कुछ शो करना है ना, कि कुछ नया करेंगे. एंड यू हैड अ वेटरन प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर हु इज डूइंग वंडरफुल राइटर्स. एंड अभी जो होता है इंडस्ट्री में, अगर सक्सेस के बाद एक्टर्स भी आपके साथ है, सब लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार है. तो जब ये एक
मोमेंटम और एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है, बार बार तो नहीं आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाट माय ग्रैंडफादर रियलाइज कि इस टाइम पे ये एक सही कदम होगा। एंड उनको भी पता नहीं कि होने वाला क्या है, मतलब Exactly. हाँ जो आजकल एक स्टार्टअप कल्चर में भी होता है ना, वो आप कुछ जी, ये हो सकता है कि $1 बिलियन आइडिया हो, बट लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट सक्सीड। बट सिमिलरली आई थिंक एक एंड सबसे बड़ी बात, आई थिंक मेरे दादाजी एक जुआरी हैं। अच्छा। थे तो उनको हॉर्सेस में शौक था, तो हमेशा उनको एक इनहेरेंटली वो एक एक्साइटमेंट ऑफ रिस्क एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो बहुत जरूरी है। राइट। जो आज के कॉर्पोरेट कल्चर में वो थोड़ा वो नष्ट हो गया है, जो आप साउथ के फिल्म में भी अभी आप देख रहे हो कि वो लोग अभी भी वो वैसे रिस्क लेते हैं। एंड इट मेक्स अ डिफरेंस टू द काइंड ऑफ फिल्म यू आर मेकिंग। एब्सोल्युटली तो वो एक बहुत ही उनके इन हिज डीएनए जो कह सकते हैं, एंड ही फाउंड द परफेक्ट सेट ऑफ पीपल। तो आई थिंक दैट जो बीज हुआ वहां से, तो जब ये कहा गया तो देन आई थिंक उस टाइम पे फिर डैड और सलीम जावेद की जो बातचीत चली, तब ये ऐसे सब्जेक्ट पे दे जीरोड इन, जिसमें एक कैनवस बहुत बड़ा लगा कि इसमें घोड़े रहेंगे, एक एक्शन रहेगा, एक स्पेक्टिकल जो मुश्किल था इमेजिन करना, हम लोग इसको एक्सिक्यूट कैसे करेंगे, बट हाँ वहां तक पहुंचना है, यू नो। तो आई थिंक वहां से शुरू हुआ। एंड जैसे कहानी 4 लाइन्स है, तो उसमें एक सिंप्लिसिटी भी है, एंड उसमें स्कोप भी था कि इसमें बहुत सारे एक्टर्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, एक्शन एंसेंबल कास्ट होगी इतनी बड़ी। तो और हॉलीवुड में उस तरीके की फिल्में बनती थी। अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊं तो डॉक्टर शिवागो और इस तरीके की फिल्में, जी भारत, I think they're all fans of David Lean, Sergio Leone. These were the master directors उस जमाने के, जो आज भी उनके फिल्म्स देखो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसे अभी सारे डिजिटल VFX के साथ सब कुछ भी इमेजिन करना मुमकिन है, बट उस जमाने में एक्चुअली ऐसे सैकड़ों लोग जा रहे हैं, या ऐसे यू नो एक्शन। इनफैक्ट शोले में अभी लास्ट कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में दैट वो एक्शन जिन्होंने हेमा मालिनी जी का किया था, उनको इनवाइट किया था, रेशमा जी को। हाँ। ओह दैट वाज अ वंडरफुल थिंग टू हियर कि किस तरीके से वो एक्शन जी विदाउट एनी यू नो किसी सेफ्टी के, और वो करना जी इनक्रेडिबल। तो आई थिंक उसी जुनून से ही ऐसी फिल्म बनती है। जी और वो शोले बनी जी, और शोले रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब वो हिस्ट्री आज तक है, वो हिस्ट्री चली रही है। अभी फ्यूचर अभी पता नहीं है कि शोले वापस कब आएगी। कई लोगों ने कोशिश की अलग अलग शोले बनाने की, बट शोले इज एब्सोल्युटली और बनती है। आई थिंक बिकॉज किसी को ये नहीं था कि हम हिस्ट्री बनाएंगे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जी, जो करेंगे परफेक्टली करेंगे, फिर नतीजा बाद में पता चलेगा। और कितनी सारी कहानियां हैं शोले के बारे में, तो ट्रिविया इतना सारा है कि भाई पहले गब्बर सिंह का रोल ये करने वाले थे, या अमित जी को इन्होंने बोला, कई लोग बोलते नहीं अमित जी को किसी ने नहीं बोला। तो कितनी सारी कहानियां शोले के लिए, और आज भी हमको उतनी इंटरेस्टिंग लगती हैं जी कि हाँ मतलब क्या हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अच्छा वैसा हुआ था। सो कितना आसान रहता है एक फिल्म मेकर के बेटे को ब्रेक मिलना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप फिल्मी बैकग्राउंड से आए, दादाजी जीपी सिप्पी, फादर इतने बड़े डायरेक्टर, घर में माहौल नहीं, बच्चे को इंडस्ट्री में नहीं लाना है, ये पूरी कहानी के बावजूद व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम अ फिल्म मेकर, व्हाट वाज द ब्रेक थ्रू, और कितना मुश्किल रहा आपके लिए आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना? नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली एवरेज जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान रहा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक्सेस है। एंड डैड ने ऐसे कभी नहीं कहा कि आपको ऐसे करना है, लेकिन जब मैंने खुद कहा कि मुझे लगा कि यही करियर बनानी है, तो ही वाज ऑब्वियसली वेरी सपोर्टिव। एंड अगेन वो एक रोल मॉडल रहे कि उन्होंने आई थिंक 1961 में 17 साल की उम्र में उन्होंने असिस्ट करना शुरू किया, एंड 1969 तक उन्होंने अंदाज फिल्म की शुरुआत की। तो मुझे ये आइडिया भी था कि एक ये तरीका जो आप अपने क्राफ्ट के हर एस्पेक्ट को समझने लगो, चाहे मतलब सेट कैसे बनती है, लाइटिंग का कुछ आइडिया होना चाहिए, अकाउंट्स भी इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब हर चीज़ एक गाड़ी को आगे चलाने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो एक फिल्म ऐसी एक क्राफ्ट है जहाँ पे वो अप्रेंटिसशिप एंड अंडरस्टैंडिंग की हर टीम
इंटरेक्ट कैसे करती है, इसके रिलेशनशिप्स क्या है, उसका फाइनल अगर ये गलत होगा तो फाइनली एक नॉक ऑन इफेक्ट भी होता है। राइट तो वो सब समझने के लिए आई थिंक ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगी, आपको एक्सपीरियंस करना ऑन जॉब है। आपको पता चले। हाँ, एंड इसमें एक बहुत ह्यूमन फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग थोड़ा बाईपास करते हैं, बट उस टाइम पे एवरीथिंग बट आप कैसे लोगों को मैनेज करोगे और अलग अलग इमोशंस, क्रिएटिव टेम्परामेंट्स को कैसे साथ में रखते हुए बेस्ट रिजल्ट आपको भी एक बहुत शांत तरीके से फोकस रखना है कि किसी ने कुछ अच्छा कहा तो आपने सडनली अपनी फिल्म को एक अलग मोड़ पे ले आए। जी तो these are all things you learn with time and experience। तो वैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू की। So that's how you started as a executive producer in Zamana Deewana। But no, actually no, जब मैं वापस आया था रमेश जी was डीडी मेट्रो के लिए एक टीवी शो कर रहे थे किस्मत। अच्छा। उस पे एक्चुअली उसके पहले जब मैं स्कूल में था तो मैं समझ में भ्रष्टाचार जब बन रही थी तब मैं भी सेट पे जाता था थोड़ी देर। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई वाज देयर। देन ऑन द सेट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। फिर उसके बाद किस्मत और एक मनोहर श्याम जोशी ने एक बहुत अच्छी शो लिखी जो स्टार प्लस पे आई थी इंडिया के 50th एनिवर्सरी पे, गाथा नाम की थी। तो उस पर मैंने काम किया एंड देन ऑफ कोर्स ज़माना दीवाना पे भी काम चल रहा था। तो एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय स्क्रिप्ट्स। सो पहला आपका जो आपकी पहली फिल्म 2003 में कुछ ना कहो जी। सो हाउ कुछ ना कहो की पैकेज कैसे हुई और किस तरीके से वो शुरुआत हुई कुछ ना कहो की? उसमें भी एक इट वाज दिस इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ लव स्टोरी जहाँ हमारी हीरोइन जो है उनका एक बैक स्टोरी पता चलता है इन द कोर्स ऑफ द मूवी। तो एक समवेयर आई गेस मुझे अंदाज का भी एक इन्फ्लुएंस था। मदर का जो कैरेक्टर मैं सोच रहा था उसका एक मॉडर्न अपडेट इंटरेस्टिंग होगा। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। रोमांटिक ड्रामा, दैट काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा जिसमें म्यूजिक एंड हर एंड जब मैं अभिषेक के पास गया नैरेट करने तो लकीली ही उनको मज़ा आया एंड सो दैट्स वेयर द partnership on that front began। उसके बाद and then I think we were the first people to also work with Shankar Ehsaan Loy। Right। जावेद साहब से मुलाकात हुई लिरिक्स के लिए, तो उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये तीन म्यूजिशियंस एक नया कुछ लेके आएंगे फिल्म के म्यूजिक के माहौल। ब्रेथलेस एक एल्बम शंकर कोई जो मिला था जावेद साहब के ही साथ वो कोलैबोरेशन की थी जी। तो फिर उनके साथ म्यूजिक पे काम शुरू किया एंड सो इट वाज दिस आइडिया ऑफ ट्राइंग टू डू अ रोमांटिक ड्रामा। इन रेट्रोस्पेक्ट आई थिंक मे बी आई वाज गिल्टी मे बी की ऑफ फॉलोइंग अ ट्रेंड बिकॉज द रोमांटिक ड्रामास वर क्वाइट पॉपुलर एट दैट टाइम। राइट। Whereas you know the Dilwales and कुछ होता है and right। तो maybe a different genre would have been a more interesting way to start, but right। but I love those films as well, so I thought it'd be fun to try something। हाँ, but sometimes वो एक्सेस होता है ना कि भाई आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो डिमांड है आज की। करेक्ट। और एक्सेस कौन है? बिकॉज यू नो आई मीन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि भाई अभिषेक और ऐश्वर्या का एक्सेस भी है एज अ डायरेक्टर। सो वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका ऐश्वर्या के साथ और अभिषेक के साथ काम करने का कैसा था? बिकॉज ही वाज न्यू एज वेल। उनके आई थिंक रेफ्यूजी जस्ट रिलीज हुई थी और फिर उस टाइम पे अगली गोल्डी की जो फिल्म बस इतना सा ख्वाब है ऐसे, तो ही वाज आल्सो क्वाइट फ्रेश। तो उनके साथ एक रैपो बन गया, इनफॉर्मल एंड एक रैपो बन गया। एंड ऑन द अदर हैंड अ सुपरस्टार लाइक ऐश्वर्या जो on the craft level, I mean there's so few actors like, and especially अभी आप देखते हो जो हम complete हिंदी फिल्म हीरोइन की जो पैकेज I think ऐश्वर्या के बाद have not been many, no doubt about you know, it, the no generations doubt. after have not done that। जो आप समझ रहे हैं जो जी बिल्कुल बराबर, आप एकदम राइट बोल रहे हैं। बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी कि 2000 में लगान आई है, आज 25 साल हो गए लगान को, 50 साल हो गए, 50 साल के ऊपर शोले को, आज तक शोले नहीं बनी है। दूसरा उस जॉनर की फिल्म लगान 25 साल पहले बनी है जी, आज 25 साल हो गए। आप देख लीजिए, आप दूसरी वैसी फिल्म बताइए कौन सी बनी जी जी। बट ऐश्वर्या वाज अ कंप्लीट पैकेज, यू नो, आई कंप्लीटली। तो I learned so much from her and just everything, you know, that her
dance is another level. You know, obviously her looks, everything. But even as an actor, she was Yeah. so for me, it gave me a lot of confidence that she was ready to listen to me. And she Yeah. had far more experience and all of that. बहुत आसान होता कि वो she would have said, हाँ मैं समझती हूँ क्या करना है, you know. But it was the opposite. She was always very encouraging, very supportive. तो उससे you feel now कि you can really, you know, at the beginning of when you're starting something, you are a little second guessing or whatever. Right. So that gives you a lot of confidence कि अभी आगे जाके you start trusting yourself more because of what others are investing in you. And एक बॉन्डिंग भी होती है ना, वो जी। इनफॉर्मल बॉन्डिंग भी अभिषेक के साथ हुई. देन योर सेकंड द जी। बेस्ट पार्ट वाज ब्लफ मास्टर, जी। व्हिच आई पर्सनली लव्ड इट. जी। और मेरे को तो वो वन ऑफ द बेहतरीन फिल्म लगती है यार. मतलब जिस तरीके का वो जॉनरा, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर, थोड़ा सस्पेंस, अमेजिंग फिल्म. So I was lucky because मेरी मुलाकात श्रीधर राघवन से हुई थी. अच्छा. उस टाइम पे just around the time कुछ ना कहो released. And हम लोग ऐसे ही again दोस्ती बहुत जल्दी बन गई. तो हम लोग दुनिया भर की बातें करते रहते थे. तो उस सिलसिले में we just kept talking about things. जब उन्होंने ये ऐसा एक सब्जेक्ट की बात छेड़ी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. One of the big things was ये दो हीरो की जो जोड़ी है जी. पर्सनली एज अ फिल्म गोअर फ्रॉम 70 से लेके मुझे वो फिल्म्स बहुत अच्छी लगती थी. तो आई थॉट इसका एक अपडेटेड, मतलब एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही थी, बट इस जॉनर में जाने का एक अलग ही मज़ा है. वहाँ से शुरू हुई एंड लकीली अगेन जब अभिषेक ने सब्जेक्ट सुनी उन्हें समझ में आया. एंड एक बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है हीरो के हिसाब से, स्पेशली उस ज़माने के लिए, बिकॉज फाइनली एंड में ब्लफ मास्टर रितेश है. तो राइट. तो Right. इन अ सेंस, बट उनको समझ में आया कि वो एक लेवल पे ये चल रहा है, बट बिगर स्टोरी है, वो लव स्टोरी जो है फाइनली उन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ऑडियंस को. तो आई थिंक, बट इट टेक्स वेरी फ्यू एक्टर्स आई थिंक हु कुड हैव जज्ड इट एंड बीन कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ठीक है. इवन विद द फाइनल ट्विस्ट में it goes not against me, but I turn out to be the one who's been conned. Even then he saw that the journey was worth it and the end result would be something good, you know. आपकी उस फिल्म में ना अजीब सा साइलेंट था, दो इट वाज मूविंग. बट अगर फिल्म आप देखते हैं ना ब्लफ मास्टर, तो हर सीन में ना एक बहुत साइलेंट था. मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ क्योस हो रहा है. गाने वाने तो ऑब्वियसली जो होते थे, लेकिन जो डायलॉग बाजी भी चल रही है, जो छतों पे बात हो रही है, ये सारी चीजें ना इतनी सटल तरीके से वो हुई है ना. मतलब इवन यू सी नाना पाटेकर जी. नाना पाटेकर का भी जो कैरेक्टर रहा, वो सो कॉल्ड नाना पाटेकर नहीं था. मतलब बीच बीच में वो ट्विस्ट होता था. सो वो उस तरीके की राइटिंग, वो कैरेक्टराइजेशन बना हुआ था, और यू हैड सम थॉट अबाउट दीज कैरेक्टर्स. नहीं, वो कैरेक्टराइजेशन था डेफिनेटली पेपर पे, बट आई थिंक वो एक राइटिंग के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं. एक है जो श्रीधर के साथ बैठ के, नेक्स्ट स्टेज एक्टर के साथ भी आपको समझ में आता है कि किस तरीके से ये सही जा रहा है, ये इस एक्टर पे अच्छा लग रहा है. कि कभी कभी वो नाना के साथ एक्चुअली क्या हुआ, आई थिंक शूटिंग हमारी 9 दिन की थी, लेकिन हमारे वर्कशॉप और रिहर्सल 13-14 दिन चले. अच्छा. तो उनके साथ वो एक ऐसे एक्टर है जो बहुत ही वर्कशॉप एंड इम्प्रोवाइजेशन में उनको बहुत मज़ा आता है. तो काफ़ी सारा उनके साथ वर्कआउट किया, कुछ गैग्स वहाँ बने. एंड तो वेरेज अभिषेक और रितेश के साथ इट वाज मोर कि एक जो लिखा है अभी उसको थोड़ा बैलेंस करे. अच्छा, ये अभिषेक के 2 लाइन रितेश ले लेगा व्हाटएवर. तो बट वो रिदम जो था, आई थिंक ऑफ कोर्स श्रीधर एंड रजत का बहुत क्रेडिट गोज टू देम, बट आई थिंक वी ऑल फेल्ट कि ये एक फ्रेशनेस है इस रिदम में, कि थोड़े पंच लाइन्स ज़्यादा है. इट्स नॉट कि उसको ज़्यादा वर्डी करना है. एंड एक थोड़ा एक अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. जी. और कहा जाता है कि नाना तो वैसे भी बहुत गुस्से वाले हैं. हाँ. तो आपके सेट पे ऐसा कुछ कभी नाना की तरफ से, बिकॉज ही सेज पब्लिकली कि मुझे जब कुछ माहौल अच्छा नहीं लगता है ना, देन आई एम वोकल अबाउट इट. नहीं, मेरे लिए एक्चुअली उल्टा था. इट इज probably been among the best working days of my life, because जब वो आते थे सब इतने सावधान थे कि काम डबल होता था दिन में. एंड नहीं, मैं इनके ऑफ कोर्स मैंने भी सुना था कि ऐसे आई वाज नर्वस कि काम कैसे रहेगा साथ में. राइट. बट
बहुत जल्दी मैंने समझ लिया कि वो इतने प्रिपेयर्ड, इतने प्रोफेशनल है कि उनका गुस्सा शायद कहाँ से आता है कि अगर मैं फर्स्ट टेक में सब प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ, तो बाकी सब लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड ही इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Yeah. उनका एक देयर कैन बी अ फिजिकल लिमिटेशन कि आप ये 10 बार 15 बार 14 बार मतलब नहीं करोगे ना। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल। Cameraman can still operate the same way on the 10th take, 12th take, but an actor, and the different ऐसे अलग-अलग actors होते हैं. Some warm up, you know, you've heard of different kinds of actors who enjoy कि 10 rehearsal के बाद 10 take के बाद फिर, but there are others जो आपको first take में मिलेगा आपको कभी बाद में नहीं मिलेगा. तो you have to, again, these are the things about directing. You have to learn कि ये balances कैसे, how do you strike those balances? Right. But with him it was fantastic because and एक नया, because for me it's so satisfying you can bring an actor into a new image slightly. Yeah. You know, तो वो एक बहुत, because he is a terrific actor, he can do every genre, but उस time पे पब्लिक ने वो डायमेंशन नहीं देखा था. तो करेक्ट यू आर राइट. तो वो एंड ऑलमोस्ट ड्रेस्ड लाइक विव रिचर्ड्स, एक अलग एक फ्लैम्बॉयंस एंड उनका एक अजीब एक वो डिलीवरी एंड राइट. बट आई थिंक वो बहुत जल्दी वो उनको वो सुर पसंद आया. एंड देन यू नो लाइक वी वर टॉकिंग अर्लियर, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु tell an actor how to act, you know. He knows how to act. No, and that's the fun. उनके इतने साल के एक्सपीरियंस से उनसे मुझे बहुत कुछ मिलेगा. जी राइट. So that was a lot of the fun on that. So romantic से romantic crime, मतलब there is no such मतलब it's a con movie. हाँ, मतलब थोड़े से लेकिन थी, मतलब वो कौन भी वो क्राइम तो था ही ना, उसको हम कुछ भी वो करें. So वहाँ वो that is your I mean, that is your to-go genre, crime and thriller in that way? No, I love it. मजा आता है. Of course, I think again, Sridhar is someone who can take the credit for that because we had not written it. I would not have been so excited to do it. So definitely, there's something enjoyable in that genre. Both in terms of, as a director, you get to play with many elements. You know, whether it's the way you shoot something, the way you background music का भी एक scope होता है. Right. So many things that you can do, which is not, I mean, you can do it, but those become very big VFX heavy films. That's another kind of filmmaking. मुझे नहीं लगता है मेरा temperament उसके लिए suitable है. Because you know वो एक बहुत ही मुझे actors के साथ बहुत मजा आता है. तो reality मतलब जो हाँ, and just like working with actors, you know, feeding off that to this genre of thrillers, dramas gives you that opportunity as opposed to इतने huge set piece. Like मेरे पिताजी ने जो ट्रेन सीक्वेंस 50 दिन में शूट किए जी, you know, so you have to have that different kind of vision, patience, temperament for that. Correct. May not be the perfect guy for that. Correct. So I think that's another fun thing of thrillers is not that you lose that organic contact with the actors and एक rhythm of film making का जो आप इवॉल्व भी होते हो ना, मतलब आप of course वो उसको कौन सा वो क्राइम से जैसे नाना पाटेकर जी के साथ आपने ब्लफ मास्टर में काम किया, देन उसके बाद फुल फ्लेज्ड आपने 9 to 11 टैक्सी 9 to 11 मिलन ने डायरेक्ट किया, मैंने प्रोड्यूस किया. हाँ, मतलब रमेश सिप्पी एंड बट इन्वॉल्वमेंट तो एज अ फिल्म मेकर बिल्कुल रहा ही होगा, मतलब रोल फ्लिप हो जाते हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं मतलब बेसिकली वो भी एक उसी के एंगल में आता है ना कि आप वो जो आप नाना पाटेकर के साथ इवन एज अ प्रोड्यूसर भी आपका एक रैपो है. बिकॉज नाना वाज डूइंग टैक्सी 9 to 11, इस वजह से वो एक रिश्ता बना जिसकी वजह से मैं उनके पास जा पाया ना. तो अच्छा, इस अदर वे अराउंड he had signed टैक्सी 9 to 11 first. Okay. And because Bluffmaster again is one of those film things कि literally मैं I was trying to figure out अभिषेक के डेट्स ये वो सब चल रहा था, मतलब 6 महीने 8 महीने से उनके शेड्यूल्स काफ़ी फंसे थे. तो सडनली उन्होंने मुझे 1 May 2005 को फ़ोन किया थे, आइए मिलने. तो मैं गया उनके पास. ही सर वो स्क्रिप्ट आपको करनी है ना? तो ऐसे ऑफ कोर्स करनी है. तो इसे अभी शुरू करो. ऐसे कब? इसे जून से शुरू करो. ऐसे क्या हुआ है? करण जौहर ने डिलेड द प्रोडक्शन ऑफ कभी अलविदा ना कहना बाय 3 months. सो सडनली ये एक 2-3 महीने का विंडो खुल गया. जैसे लाइक जो भी करना है लेकिन आपको अगस्त एंड तक खत्म करना होगा. सर अब तो सारी कास्टिंग वो 4-6 हफ्ते में हो गई.
अच्छा। वेदर इट्स रितेश, नाना, बमन, प्रियंका, ये सारे लोग वो May 1 के बाद ही कास्टिंग शुरू हुई, यू नो। तो सो उस सिलसिले में नाना से ऑलरेडी बात चल रही थी टैक्सी 9-2-11 के लिए, एंड तो वी वर एबल टू गेट हिम ऑन बोर्ड। तो Right, दिस इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग की all the planning and all of that, and suddenly ऐसी चीज़ें होती है जो opportunities, I mean it's happened for many films of course, बाजीगर से लेके इतने सारे films जी दूसरे film के cancellation में बन जाती है। जी तो that is always as much part of understanding the work as the theory of writing, and you know इट्स इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पीपल समटाइम्स से ना इज ऑल अबाउट लक Yeah, कहीं का कुछ but to recognize luck is also a skill. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली So you have to Absolutely. have the right mindset. तो then you can do your best and take the advantage of फिर ब्लफ मास्टर के बाद गाड़ी आगे कैसे बढ़ी रोहन भाई? Then we produced Chandni Chowk to China. हाँ, Chandni Chowk to that China. Came out in 2009. Then also a very small film, English film, जो The President is Coming, जो एक satire किस्म की फिल्म थी। उस जमाने में जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था यूएस के, हाँ हाँ श्रीधर के साथ गोवा गया था। But you also the Chandni Chowk to China also you were the producer of Producer, the yeah. Nikhil Advani was the And again it was something the श्रीधर के साथ सब्जेक्ट जब उन्होंने मुझे सुनाया था एक स्टोरी लेवल पे, मुझे बहुत पसंद आया। मैड आइडिया था कि इंडिया और चाइना का एक अजीब एक amalgam एक ऐसा कुछ बनेगा। तो एंड ओरिजिनली हिज ब्रदर वाज टू डायरेक्ट, श्रीराम। अच्छा तो हम लोग एक्चुअली पहले रेकी पे गए थे, हम 3-4 जन गए थे, श्रीराम, श्रीधर और मैं गए थे। अच्छा And then later on, I think Shriram got busy with something else. So then, at that time, is when Nikhil came in. But originally, the idea was to do it with Shriram. अच्छा So that released in 2009, ब्लफ मास्टर came in 2005 2005. तो 5 के बाद अभी तक 2006 was this Taxi 9-11. टैक्सी 9-11 And then 2006 के एंड में हम लोग चाइना गए थे रेकी के लिए। तो तब से एक्चुअली वी स्टार्टेड वर्किंग, बहुत बड़ी फिल्म थी तो प्रेप भी ज़्यादा था। So is there any specific reason कि डायरेक्शन को ब्रेक लगा के you were doing production for 3-4-5 years? ऐसे प्लान नहीं था। आई मीन टैक्सी वाज ऑलमोस्ट गोइंग साइमल्टेनियस टू ब्लफ हाँ, मास्टर। तो हाँ। बट चांदनी चौक आई थिंक मुझे सिर्फ लगा कि इट विल बी डिफिकल्ट थिंग टू ट्राई एंड प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट इट टुगेदर। तो आई थॉट इट बी Focus on one. या बिकॉज Yeah. चाइना में जाके काम करना भी उस टाइम पे बीजिंग के ओलंपिक्स चल रहे थे, एक अलग ही माहौल था। चाइनीज लोग भी बहुत ही मतलब एनीवे दे आर प्रोटेक्टिव एंड गार्डेड, वो परमिशंस भी मुश्किल से मिलते हाँ, हैं। right. थोड़ी प्रोड्यूसिंग ही एक फुल टाइम एस्पेक्ट हो जाएगा। हाँ पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे हाँ, क्योंकि अलग ही दुनिया I have done few events in China Yeah, so I so you know understand, yeah. the subsidies and their Correct. एक तो लैंग्वेज बैरियर है, आधी चीजें तो समझ नहीं आती उनको। ब्यूरोक्रेसी भी समझ में नहीं आता है इनिशियली वो। हाँ मतलब वो लैंग्वेज भी उनकी ऐसी है कि एक आदमी बोल रहा है बात हो रही है, वो सब चीजें। या फिर आपकी दम मारो दम दम Marodam came as a director again. यस। So how you conceptualize the entire story and किस तरीके से दीपिका came on board and क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका relations are also matters a lot because you know you've been working with lot of people जी। जिनके साथ एज अ प्रोड्यूसर आपने काम भी किया है, डायरेक्टर भी काम किया है, देन वापस से आपने उनके साथ एज अ डायरेक्टर काम किया है। सो दीपिका के साथ दम मारो दम। Yeah, she did the song, but she was not a part of the. हाँ बट उसका वो आज भी Of जो course, याद किया जाता है वो of तो the title song. yeah. So no, I was just very grateful that she was nice enough to do us a favor. Yeah. And I think that also the studio was keen कि एक और चीज हो प्रमोशन के लिए and it lifts the film to another level. So that is, we were very lucky that she agreed to be a part of it. And the rest of it I think came again from a story that श्रीधर ने लिखी थी। So दम मारो दम अभिषेक बच्चन, अभिषेक, राणा डगुबाटी की पहली हिंदी फिल्म, हाँ राइट, एंड प्रतीक बब्बर। बिपाशा ऑल्सो, बिपाशा वाज ऑपोजिट राणा। विद्या बालन ने एक छोटी स्पेशल अपीयरेंस की थी अभिषेक के साथ। या तो वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑलमोस्ट एक एंसेम्बल टाइप की, बट एक अलग नैरेटिव और अलग स्क्रीन प्ले पे जब श्रीधर ने मुझे प्रेजेंट किया, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई थिंक विथ ईच फिल्म आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो चैलेंज
एक नया किस्म का चैलेंज जो पेश होता है, दैट इज ऑलवेज फन टू मी कि आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, तो दैट इज ऑलवेज अपीलिंग कि अच्छा अभी इसको समझने के लिए हाउ टू बेस्ट create it, execute it is always fun rather than अच्छा ये मैं 10 बार कर चुका हूँ तो इसको एक बार फिर करते हैं, तो I think that is always dangerous for a director. So what is one thing you remember about that film, because you know Abhishek Rana, because Rana now so after Bahubali तो मतलब हिंदी की तो खैर वही नहीं है, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय ये पूरे इस ensemble कास्ट के साथ काम करने का? Again बहुत interesting, again for me craft level पे I was able to push things little bit. जो wonderful cameraman on that also अमित रॉय जिन्होंने अभी recently Animal भी की है, उस टाइम पे राम गोपाल वर्मा के काफ़ी फिल्म्स करते, तो अगेन न्यू इन्फ्लुएंस, न्यू पर्सपेक्टिव जिनके साथ कोलैबोरेट करने में मज़ा आया. वी ट्राई टू पुश वो प्रोडक्शन डिज़ाइन में भी हमने कैसे ट्रांजिशंस भी प्लान किए थे, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू अगेन अप्रोच समथिंग विजुअली. जो श्रीधर ने वो फ्लैशबैक्स आते जाते हैं, यू स्टार्ट एट वन पॉइंट, राइट, सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके उनकी कहानी शुरू से पकड़ के तो वो कैसे विजुअली इंटरप्रेट करे, बहुत सारे चैलेंजेस बड़े इंटरेस्टिंग थे. इन जनरल हॉलीवुड में हमने कई बार ऐसा देखा है अलग अलग फिल्मों में, बट हिंदी में पहली बार. तो द आइडिया वाज आल्सो विद इन अ मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्म के अंदर भी कुछ एक ऐसा ट्विस्ट एंड ऐसा एलिमेंट्स देने हैं. उसके बाद आपका नौटंकी साला आयुष्मान और कुणाल रॉय कपूर के साथ. तो अगेन आई मीन कॉमेडी समथिंग मुझे हमेशा पसंद आई. ये एक फ्रेंच सब्जेक्ट थी, तो ये राइट्स लेके एंड दैट टाइम भूषण जी के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उनको भी सब्जेक्ट बहुत पसंद आया. एंड वो सब्जेक्ट ओरिजिनल एक रेस्टोरेंट के माहौल में रखा था, लेकिन हमें लगा कि इसको एक पूरा एक नाटक की दुनिया में लेकर आके एक बहुत एक इंटरेस्टिंग और एक फ्रेश चैलेंज बनेगा कि हम लोग ओरिजिनल फिल्म देख के कुछ से निकल के ओरिजिनल सीन्स और दुनिया एक अलग बनानी पड़ेगी. तो एंड उसमें मज़ा आया क्योंकि एक्टर्स के साथ ऑलमोस्ट हमने 2-3 हफ्ते वर्कशॉप्स भी किए. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड दैट मच टाइम टू वर्क विद एक्टर्स बिफोर द शूट. तो उसका एक अलग मजा है, स्पेशली फॉर कॉमेडी जिसमें उसमें बहुत वो रहता है ना, एक्सचेंज बहुत रहता है, सो टाइमिंग बहुत सारे वो ढूंढना पड़ता है. फॉर मी दैट वाज दैट वाज हाउ वी अप्रोच्ड इट. एंड फिल्म एक्चुअली कुछ 35 दिन में हमने बना ली, बट या अगेन कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर टू जो मैंने पहले किया था. अगेन यू डिड अ कॉमेडी, बट वो इतनी चली नहीं है. दैट वाज सोनाली Cable. Yes, Sonali Cable. Well, more drama. Drama जिसमें थोड़े लाइटर एलिमेंट्स है, जो मेरे दोस्त चारुदत्त आचार्य ने लिखी थी. बट अगेन मुझे वो कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, जो आज 10 साल बाद वो अब जो स्मॉल बिजनेस और कॉर्पोरेशन के बीच में जो राइट ahead of his time. हाँ, तो जो एक्चुअली वो सब सच हो रहा है अभी. अब हो रहा है वो ahead of his time. मतलब अगर वो वही होता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना रोहन ये भी है कि आप अगर मतलब आप वो ढाक के 3 बात है, अगर वही आप कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो भी चलेगा. अगर आप फ्यूचर के लिए आगे सोच लो तो भी लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर बाद में जाके बात होती है. जैसे अंदाज अपना वाज फेल्ड करेक्ट एज अ फिल्म, लेकिन कल्ट लेटर ऑन. मतलब वो एक केमिस्ट्री या मैजिक है जो किसी के हाथ में नहीं है. बट या सो मुझे वो स्टोरी तो बहुत पसंद थी. एक लड़की जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनी के खिलाफ के सामने खड़े होने के लिए तैयार है जी, तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड या सो दैट वो 2014 में रिलीज हुई थी या 15, आई कांट रिमेंबर. राइट वही 13-14 के आसपास. फिर राइटिंग में भी आपने फिर एक फिल्म Jungli was written. I mean, you were in the writing. I was originally supposed to direct it. Then I had some differences with the producer on the creative. So then I said, better है कि मैं हट जाऊँ, and they went ahead. I was seeing a very different film by the time जो मैं करना चाह रहा था. They were on a different page. So then I said, better कि आगे बढ़ें. हाँ, but ये क्रिएटिव डिफरेंसेस समझ में आते हैं, लेकिन ये मतलब ईगो डिफरेंसेस ना थोड़ा सा ट्रिप अलग हो जाता है. आई गेस अ गुड वे टू पुट इट. आल्सो बाय दैट टाइम आई मीन आई थिंक एक्टर्स इन्फ्लुएंसेस ऑन थिंग्स वाज मोर गेटिंग मोर प्रोमिनेंट. सो इट वाज लाइक इफ देयर इज अ डिफरेंस देन
at this point that producer is ready to side with an actor. So then I said ठीक है. It's a very good indication for me before I start shooting. And वो perspective भी आप समझते हैं ना, मतलब आपको ये भी समझ में आता है ना कि भाई अगला क्या. Yeah. I mean, and totally different from GP, Sippy and that school of filmmaking. I mean, everyone has to be part of a team. You cannot now say because I'm a star, I have a bigger say or anything like that. When that happens, then you know you're not making a film anymore. Right. अलग ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का गेम हो जाता है. फिर काफी अंतराल के बाद एक शिमला मिर्ची जी एक काफी गैप था उसमें. I mean, that was stuck. The film was what? I mean, what was the story? Again, वो corporate दुनिया में a lot of times you don't understand कि the reasons for things getting pushed and moved around. But that I think came out early 2020. I think it was राजकुमार राव एंड ये लोग उस फिल्म में थे ना, बिकॉज उसका ट्रेलर बड़ा पैंडेमिक में ट्रेलर बड़ा फेमस हुआ था उसका. मुझे याद है कि मतलब द शिमला मिर्ची केम एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कि यार इतने दिन बाद हेमा जी, रमेश जी, रकुल प्रीत और ये लोग सारे वाए थे. सो दैट वाज डायरेक्टेड बाय रमेश जी. Right. So then, now since उसके बाद आपका movement थोड़ा सा OTT की तरफ हुआ. Little before that, 2018 में started the first one, एक Office नाम की comedy है जो Hotstar पे है. तो I directed episodes of that. अच्छा. तो उसके बाद then did a comedy. I was very happy with that actually. Side hero, but unfortunately वो Eros now पे है तो ज़्यादातर लोग एक्सेस नहीं करते हैं. हाँ. एंड देन क्रिमिनल जस्टिस के सेकंड सीजन पे मैंने काम किया. एंड उसके बाद आरण्यक जो रवीना के साथ एक नेटफ्लिक्स की शो थी. आई वाज अ शो रनर एंड प्रोड्यूसर ऑन दैट. तो वो दैट वाज अ किलिंग इन हाँ एक छोटी शहर में पहाड़ पे कहीं पे कोई हिल स्टेशन पे. राइट. उसके पहले मैंने एक ऑल आउट एक जो अमेरिकन सिटकॉम के स्टाइल में एक शो सैंडविच फॉरएवर की थी जो बहुत मजा आया. बिकॉज दैट्स द क्लोजेस्ट टू गेट टू लाइक अ थिएटर. सिटकॉम का जो फॉर्मेट है हम लोग एक पूरा दिन एक टेक्निकल रिहर्सल करते थे, अगले दिन पूरा एक एपिसोड शूट करते थे. एंड फैब एक्टर्स कुणाल रॉय कपूर, आहाना कुमरा, जाकिर हुसैन, दिव्या सेठ, अतुल कुलकर्णी, लुबना सलीम. तो एक ऑलमोस्ट एक थिएटर की तरह एक माहौल बन गया. हर रोज सेम सेट पे आ जाइए सेम एक्टर्स के साथ और सब एक एंड वो पहले शूट थे लॉकडाउन के बाद. तो सब मेकअप सारे यूनिट राइट आउटफिट्स में वो सब चल रहा था. राइट. you've done something in TV as well, right? No. TV मैंने एक there was जो वो डिस्कवरी जीत एक चैनल शुरू हुई थी. उसके लिए एक वाइट कॉलर क्राइम पे एक सीरीज था खान नंबर 1. राजेश शर्मा उनके सूत्रधार थे जी. रियल ट्रू केसेस को लेके ट्रू केसेस के ऊपर है. हाँ वो हिस्ट्री चैनल अगेन वो लॉन्च होके भी वो हिस्ट्री चैनल का जो एक बड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि वो केसेस को ड्रामेटाइज करके करते हैं. हाँ राइट. सो व्हाट वाज योर फिल्म से OTT पे. आई मीन basically because you're a modern age director and I'm yet to see brilliant work from you because I'm very hopeful and because मुझे तो अभी बहुत सारा अच्छा काम देखना है. because बहुत कम लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि वो सेंसिबिलिटी है उनके अंदर. बिकॉज दे बैलेंस. आज हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पे हैं रोहन, जहाँ पे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं कि मतलब ये अर्बन बनाएगा, ये वो पेट्रियोटिज्म पे ज़्यादा ध्यान है, ये यहाँ पे क्राइम थ्रिलर बनाएंगे. तो आपका फिल्मों से जब आप OTT पे आए तो आपका क्या दृष्टिकोण रहा या वर्किंग स्टाइल में आपको कुछ डिफरेंस लगा OTT और सिनेमा में? डेफिनेटली. आई मीन फाइनली एलाइड है बट OTT में एक तो ऑब्वियसली बजट की वजह से आपको क्राफ्ट बहुत पॉलिश करना पड़ेगा. क्योंकि अगर फिल्म में शायद 2 पेज करेंगे दिन में, यहाँ पे 7-8 पेज का रिक्वायरमेंट है. तो आपको फिल्म जैसी क्वालिटी लानी है बट 4 गुना स्पीड में. तो वो एक कमाल की चैलेंज है जो आपको अपनाना पड़ेगा. एंड जो जॉनर्स मैंने किया है कॉमेडी ड्रामा उसमें एक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है. एक्टर एंड राइटर ये 2 पिलर्स हैं OTT के लिए इन दीज काइंड ऑफ जॉनर्स. उनके इसीलिए वो एपिसोडिक में रहता है कि इस एपिसोड में सेकंड एपिसोड में करेक्ट वो हुक छोड़ते हैं वो एंड में नेक्स्ट एपिसोड के लिए. एंड सो मच पे जैसे क्रिमिनल जस्टिस जैसे फ्रेंचाइज ले लीजिए, वो
अगर आप अभी पंकज त्रिपाठी के अलावा आप सोच भी नहीं सकते हैं। राइट राइट वो राइट। इतने सेंट्रल है उसमें, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, जो वर्किंग प्रोसेस में भी उनका काफ़ी हाथ है। बिकॉज अगर उनका भी एटीट्यूड कुछ अलग और होता तो ये प्रैक्टिकली नहीं होता ये काम करना। वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, बहुत ही कोलैबोरेटिव है। नए एक्टर्स को भी अगर मतलब उनकी जो बीवी का जो रोल किया है वो बिल्कुल नहीं थी उस वक्त, उन्होंने जैसे जी। उनके साथ उनको एक कंफर्ट दिलाया, Comfort दिया। वो कैरेक्टर इतनी पॉपुलर होगी। फिर उनका साला जो है अगले सीजन में Yeah. उनके साथ भी, एंड वो हमेशा बहुत ही जेनरस एक्टर है और इंसान भी। It's such a natural actor. या तो सो आई एम सेइंग इस जॉनर में मुझे एंड आई नो कि अच्छा आज फंस रहे पंकज जी, ये एक स्टेडी कैम शॉट में 3 मिनट का एक सीन उड़ाना है, हाँ, हाँ। एंड वो भी कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। जी जी You know, जी but जी। आप ये कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस भी आपसे क्रिएटिविटी निकालती है ना। जी जी अगर करेक्ट तो आप करेक्ट। सोचेंगे कि हाँ हम उसको ऐसे करेंगे, अभी ये रिस्ट्रिक्शन में आप इसको कैसे अच्छे से करोगे, यू नो, तो वो भी एक कला है। तो दैट आई हैव लर्नड अ लॉट इन दैट, एंड अगेन वर्किंग विद एक्टर तो शायद के मेनन हो, पंकज जी हो, इतने सारे यू नो जी जी दैट उनसे डायरेक्टली आपको सीखने को भी मिलता है। जी। वो एक सेटिस्फैक्शन है कि आपने मतलब 2 महीने के शेड्यूल के बाद आपने ऑलमोस्ट 200-300 मिनट का एक कंप्लीटेड काम किया है, यू नो। जी। दैट्स जस्ट अ सेटिस्फैक्शन की, नहीं तो जी। फिल्म में होता है। अभी मैंने लिखना शुरू किया, 1 साल बाद कास्टिंग हो गई, 1 साल बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ। जी। तो सबके almost father- लगता है कि 2025 में जो काम आपने 2020 में शुरू, आप इंसान ही अलग हो। हाँ। तो और सबके फादर जीपी सिप्पी नहीं है ना कि 50 दिन का एक्शन सीक्वेंस शूट करने को दे दे। है ना, नहीं वो अभी हमारा कल्चर भी इतना बदल रहा है। एक इंडिया में 60s-70s में फिर भी एक कंटिन्यूटी थी, अभी हर साल कुछ अलग ही दुनिया में हम लग Right. रहा है कि पॉलिटिक्स हो, ह्यूमर हो, एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। तो दैट सेंस ओटीटी का भाई इज अ ग्रेट थिंग कि आप जो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी वो ला सकते हो ऑडियंस के हाँ, पास। मतलब जो फिल्म में इतनी आपको लंबा टाइम भी मिल रहा है, जी। आपको वो एपिसोडिक करने में Yeah. भले ही वो थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन हाँ मतलब यू नो पीपल हैव द सेंसिबिलिटी। Yeah. और हॉलीवुड में भी कितने बेहतरीन बेहतरीन मतलब ओटीटी के। हाँ, बट वहाँ क्या है कि उनका एक बहुत ऑर्गेनिक एक ग्रोथ था, बिकॉज वहाँ पे टीवी कब शुरू हुआ 1950-60s में, तब वो इतना करते थे। फिर जो हम लोग गोल्डन एज वहाँ का मानते हैं, सोप्रानोज, द वायर, जो एक अलग लेवल पे उन्होंने 30-40 साल के बाद वो शुरू किया। ब्रेकिंग बैड। फिर ये ऑलमोस्ट जस्ट एक मूविंग इट टू न्यू मीडियम के इंटरनेट पे आएगा, अभी टीवी पे नहीं है, इंटरनेट पे है। हाँ राइट। यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना रिवर्स में गया ना, बिकॉज शुरू में बुनियाद हम लोग ऐसे शोज बनते थे जो इंटरेस्टिंग वीकली कंटेंट था। सैटेलाइट के आने के बाद हम लोग डेली सोप्स की तरफ गए, विच इज मतलब यू नो आप एक लेस इवॉल्व या हाँ राइट। यू नो एक फॉर्मेट में गए कि अभी वो वीकली जो अच्छे शोज थे ऑलमोस्ट बंद हो गए। या तो एंड देन हम लोग 2 कदम आगे बढ़ के ये ओटीटी टाइप शोज में जा रहे हैं। वो तो हम एक आज थोड़ा एक वो तो हम आज बातें करते हैं। 20 साल पहले ओटीटी की तर्ज पे वो लोग टीवी सीरीज बना रहे थे, जी, वो तो आज हम ये बातें करते हैं ओटीटी, बट उस समय भी पर हमारी ऑडियंस को साथ लेना Yeah, चाहिए। yeah, right. क्या वेस्ट में हो कि बहुत ऑर्गेनिकली सब साथ साथ चलते गए। evolve हो। यहाँ पे हम लोग एक तरफ थे, फिर एक अलग था, और ये एक बहुत ही अलग। तो आई थिंक क्या होता है ओटीटी में, हम लोग वेस्टर्न चीजें देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोग को भी ऐसे कुछ करना चाहिए। बट आपकी ऑडियंस क्या चाहती है जी। वो भी जरूरी है। दैट्स व्हाई मुझे क्रिमिनल जस्टिस जैसी शोज बहुत पसंद है, बिकॉज आई नो इट रीचेस अ वाइडर ऑडियंस। या शायद यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को लगे ये इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, या मैंने शेखर होम के कुछ एपिसोड्स किए, जी। वो भी एक ऑलमोस्ट एक स्लाइटली ओल्ड फैशन्ड फॉर्मेट है, इन द सेंस जी। कि एक एपिसोड में आपका एक केस, जी, कोई करमचंद जी। जैसे था या जी। ब्योमकेश जैसे था आप लोग। बट मुझे पता है कि उसका एक्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब ऑडियंस की एक्सेसिबिलिटी के लिए ज्यादा है। तो आई थिंक ये करके फिर हम नेक्स्ट पे जाना चाहिए। पहले Right, ये एक बहुत एक मजबूत ये बनाइए, जो उस टाइम पे वहाँ पे नेटवर्क टीवी आप जो बोलते थे 80s 90s, जो वहाँ के अच्छे शोज थे, फिर वहाँ से आप इवॉल्व करके ये ब्रेकिंग बैड और उस टाइप के शोज बना सकते हो। लाइक हमने ऑडियंस को वो कल्चर नहीं दिया जिससे वहाँ पहुँचे। और ये तो एक थॉट है रोहन, मतलब अगर आप सेकंड थॉट पे देखोगे तो इतने अर्बन कंटेंट जो बनाए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे,
वो किसी तरीके से दूर दूर तक नॉर्मल ऑडियंस के पल्ले नहीं पड़ता, वही नहीं पड़ता बहुत ऐसा। बड़ी, बिकॉज क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बांद्रा से लेके अंधेरी तक है। जी जी जी, यू आर राइट, यू आर राइट, तो यू आर राइट। एंड कमिंग फ्रॉम योर यू नो यू आर सेइंग तो ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है। हम लोग बोलते हैं तो लोग मानते नहीं है। नहीं You know, ये तो Bombay, साफ साफ दिखता है। you know, film industry is like moon. You can see but you cannot reach, करेक्ट, and that's how it is. या कि मतलब हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमको लार्जर ऑडियंस को केटर करना है, उनके लिए बन रहा है, और दूसरी तरफ हम इतना संकुचित एक कंटेंट बना रहे हैं जो शायद होमोसेक्सुअलिटी को या फिर अर्बन, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट यार आपको हर ऑडियंस के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक पहले क्या होता था, आई मीन अभी भी हो रहा है, बट बिगेस्ट सक्सेस के जो लोग अलग अलग शहर से अलग अलग, मतलब सलीम साहब, जावेद साहब, जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मतलब इतने सारे, अभी श्रीधर राघवन एक पुणे में तमिल अमित है, जी, अमित जी, आई एम सेइंग राइटर स्पेशली, मतलब हाँ। because वो लोग थॉट्स लेके आएंगे। जी जी, तो द कांस्टेंट एक इन्फ्यूजन था जो हमेशा वो एक बैलेंस करता था। एंड इवन द फिल्म मेकर्स देमसेल्व्स वर नॉट, मेरे ग्रैंडफादर कराची के थे, यहाँ आए, रियल एस्टेट के धंधे किए, फिर उन्होंने करियर शुरू की, तो उन्होंने पूरा एक दुनिया देखा था, तो ही वाज दैट ऑडियंस ना। तो आई थिंक अभी सेकंड थर्ड जनरेशन में मेरे जैसे लोग फिर इंसुलेट हो जाते हैं, लगता है कि यही दुनिया है। एंड आई थिंक दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन, एंड बट वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जब लोग रिस्ट्रिक्टेड सोचते तो एक मौका बनता है कि कोई आके बाहर से एब्सोल्युटली कोई कमाल करके दिखाए। रोहन, कभी दबाव महसूस किया आपने, बीइंग अ ग्रैंड सन ऑफ जीपी सिप्पी एंड रमेश सिप्पी के बेटे होने के साथ साथ, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभार बहुत ज्यादा होती है, कभी आपको दबाव महसूस हुआ? थोड़ी बहुत पहले में मुझे होती थी, देन आई रियलाइज दैट 99% इज कमिंग बिकॉज मीडिया, लोग ये पूछते हैं। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ एक प्रिविलेज है कि मुझे, मतलब आई एम गेटिंग टू स्टैंड ऑन टू जनरेशंस ऑफ नॉट जस्ट नॉलेज बट एक गुडविल जो है, जो वो मुझे आज भी महसूस होता है। मैं लोगों को मिलता हूँ तो एक इतना एक पॉजिटिव, तो वही एक, इट कैन नॉट बी अ प्रेशर, इट्स ओनली अ ओके, आई मीट एन एक्टर टुडे। आज जो मुलाकात हुई उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, तो इससे समथिंग प्रेशर का ऑपोजिट है। राइट, यू आर राइट। तो एंड आई हैव नॉट अर्नड इट इन दैट सेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर, जो मुझे मिला है, तो इसको एक you know you have to accept it and be grateful for it. And सब नहीं होता ना ऐसा रोहन, सब इतने हम्बल नहीं होते हैं फिल्मी बैकग्राउंड से आके। हम वी कीप वॉचिंग पीपल, यू नो, मतलब ऑरा ऐसा रहता है कि भाई हमने, मतलब मैं तो आपको, मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू दैट योर फादर इज रमेश सिप्पी, ही हैज मेड शोले and you know the kind of, you know, humble attitude you have, no, but if you met him, he is the same way. No, because you have learned from him ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो आदमी जिन्होंने शोले बनाए, उनको एटीट्यूड नहीं है तो आप कौन हो? नहीं, बट हमको बहुत एटीट्यूड है इस बात पे कि रमेश सिप्पी जी ने शोले बनाई, और पूरे भारत को बहुत एटीट्यूड है इस बात पे यार। आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप now you have evolved, I mean you're a director, you have done, you're a producer, then you have been writer, so कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है आपको एज अ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? Probably director। पढ़ा होते हैं ना भाई, हम लोग 70s किड्स हैं, तो हम तो वो आप बोल रहे हो डबल रोल देख के पैदा हुए हैं जी कि वो सीता और गीता, राम और श्याम, फिर उसके बाद शोले, फिर उसके बाद अमर अकबर एंथनी, ऑनसॉम्बल कास्ट। भाई एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जगह से वहां जा रहा है अपनी माँ को, तो वो सारी की सारी चीजें हम देख के बड़े हुए हैं, तो हमको उन चीजों का ना वो है, बिकॉज वी आर अ वेरी डिफिकल्ट जनरेशन, क्योंकि हमने वो वॉकमैन भी देखे हैं। कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि यार ये मतलब ये एआई के जमाने में क्या हो रहा है, सो यू नो वी जस्ट बैलेंस इट। बट नाउ यू हैव कम द प्लेस आफ्टर लर्निंग सो मच, नाउ we will 100% need to see your best of your work in coming days. No, I'm telling you, मतलब सूत्रधार में आज ये अनाउंसमेंट है कि बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, and we wish you all the very best. No, thank you so much. Fortunately, unfortunately, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत कम मिलता है, शायद कभी ना मिला हो जी to really talk about work and ये बड़ी ब्यूटीफुल जगह है रोहन। I mean सबको ना अपने स्ट्रगल के थ्रू यहाँ गुजरना ही पड़ेगा। जी आप भले ही आप कोई भी हो, मतलब यशराज हो, उनके बेटे हों, कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर वो क्राफ्ट है और आपको उसको सिरे से अगर नहीं बनाना है तो मैं तो मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री
जी जी is not for you. You have to be Absolutely. consistent, you know, you have to be humble, you have to love your craft. जब तक आप उसी को प्यार नहीं करोगे वो आपको कभी प्यार नहीं करेगा। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ कैमरा से पीछे और अभी भी हो रही है, आई फील यू आर सच अ ह्यूमन, सच अ वेरी वेरी अमेजिंग ह्यूमन, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि हम और अच्छे कंटेंट देखें और ऐसा भी हो कि हम साथ में भी कुछ काम करें और हम बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते शुरू होते हैं। जी तो जी 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 you never know where we can reach, जी। सो अभी फ्यूचर में एनीथिंग व्हिच इज कमिंग जो वी कैन वेट फॉर? now the new season of Criminal Justice will come. अच्छा। That is the next thing, and there's another show for Applause, a crime show जो January में शुरू करेंगे. So that is next, and of course film script, there's one script I'm very excited about, तो hopefully casting का कुछ प्रोग्रेस होगा तो वो उसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, बट या वही। So I have one more question I forgot to ask you, because you've seen in last 20 years you have seen the evolvement of cinema and OTT and television as well. इस पीछे 5-6 सालों में हिंदी इंडस्ट्री का ग्राफ और साउथ इंडस्ट्री का ग्राफ ये इतना ऊपर नीचे कैसे हुआ है? अगर आप मुझे वो इनसाइट है एज बिकॉज यू रीड लॉट ऑफ सिनेमा, सो वो कपल ऑफ थिंग्स। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि आई गेस व्हेन द कॉर्पोरेट्स केम, वो एक पूरा कल्चर, वी टॉक्ड अबाउट इट, बट वो पूरा एक कल्चर और एक इंडिविजुअल जो जस्ट फॉर मतलब जीपीसीपी जैसे प्रोड्यूसर्स जो थे, जो एक पर्सनल लायबिलिटी लेके फिल्म बनाते थे, उसका रिवॉर्ड भी उनको मिलता, उसका रिस्क भी पूरा उनके ऊपर आता था जी। That was a certain culture of producing जो अभी भी साउथ में है। Absolutely, absolutely. But about whatever 20 years ago, the corporate style of filmmaking came, जहाँ एक स्टूडियो का एक पैसा है, जो suddenly एक वो फ्रीडम आ गई उसमें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घट गई। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट सडनली एक डायरेक्टर को या एक एक्टर को एक अलग जॉनर का करना है, वो कर लो, बट उसमें फिर एक नंबर का भी एक उसका एक वैसे फिल्म पहले भी बनती थी, बट अगर समझो कि एक कमर्शियल फिल्म 100 रुपये में बनती थी, तो ऐसे फिल्म 10 रुपये में बनाएंगे। राइट। बट अभी ये 10 रुपये की फिल्म भी 200 रुपये में बनने लगी। तो वेदर इट इज आई डोंट नो टॉक अबाउट इंडिविजुअल फिल्म्स, बट आप समझ रहे हो कि you've taken a big hero, and but ये जॉनर जो है इसका एक लिमिटेशन है। इसके मतलब नहीं है कि ये मत बनाइए जी, बट अगर आप इस फिल्म के लिए इतना ही पैसे लोगे एज एन एक्टर एज यू वुड, और अ डायरेक्टर एज यू वुड फॉर एक मतलब धूम टाइप फिल्म और जो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म के लिए, तो वो लॉजिक बैलेंस नहीं करेगा। बट बिकॉज ये कॉर्पोरेट भी एक गेम खेल रहा है कि वो भी इस फिल्म के प्रॉफिट लॉस पे नहीं खेले, वो एक अपने शेयर मार्केट के प्राइस पे, अच्छा वो शेयर मार्केट बोलेंगे कि हम लोग ऐसे 3 फिल्म कर रहे हैं तो अगले क्वार्टर का, तो एक बड़ा एक अजीब माहौल हो गया। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एंड साइमल्टेनियसली क्या हुआ अबाउट 20, एंड बिकॉज नाउ हम इतने अच्छे फिल्म नहीं बना रहे, सैटेलाइट चैनल्स ने क्या किया, साउथ के फिल्म्स डब करके रिलीज करने लगे 20, 25, 30 साल पहले जी। तो आपने क्या किया, अपने ऑडियंस एक तरफ आप थोड़ी एलियन कंटेंट बना रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको फ्री में अच्छा कंटेंट उनके लिए दे रहे हो डब करके, बट आप उनको ये ही कंडीशन कर रहे हो कि ये ही हीरोज अच्छे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं उनके, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। एंड नाउ उसका रिजल्ट मिले, फिल्म मेकिंग से लेके एक्टर से लेके, दे नो मोर अबाउट दोज गाइज देन द हिंदी गाइज। सो समटाइम्स आई गिव द एग्जांपल कि आज के फिल्म मेकर की हालत है ना उस बच्चे की तरह है जो हमारे जैसा था। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे टाइम पे हमको फ्रीडम बहुत दी जाती थी, हमको फ्रीडम बहुत थी आपके और मेरे बचपन में। आज बच्चों को सब कुछ है माँ बाप के पास, बट बच्चों को फ्रीडम नहीं देते हैं। दिस इज व्हाट अ फिल्म मेकर्स आर, कि आप उनको सब कुछ दे रहे हो, आप कॉर्पोरेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर की चक्कर है, बट लेकिन अच्छे फिल्म मेकर्स को वो फ्रीडम नहीं है बनाने की। Like I said, I think these are the key elements where जहाँ वो एक मतलब फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, वो बेसिक दुनिया का उसूल है, जो आदमी अपना रिस्क खुद अपना रहा है वो 100 बार सोचेगा। राइट एंड उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि मालूम है कि या तो मौत है या लिटरली इतने प्रोड्यूसर जो बर्बाद हुए थे जब क्या उनका कैलकुलेशन गलत निकला ना। एंड उतना होना चाहिए हर फिल्म पे, ऐसे नहीं जो
हमारे टाइम पे यार 10 साल में एक ऐसी फिल्म होती है रज़िया सुल्तान, ऐसी फिल्म जो एक इतनी बड़ी लॉस करेगी जी। मैं फिर उसके बाद नोटिस कर साल में ऐसी 10 फिल्म आने लगी एंड पता नहीं इसके 100 करोड़ उड़ गए, इसके 150 उड़ गए, इसके 50 उड़ गए एंड मतलब पूरी इंडस्ट्री पहले ज़माने में अगर आप वो पुराने फिल्म इंफॉर्मेशन ट्रेड गाइड पढ़ोगे तो एक महीनों तक एनालिसिस चलता है ये कैसे हुआ, ये क्या बट अभी एक अच्छा ये फ्राइडे को अगले फ्राइडे को एक तब तक फिल्म भी चलती थी ना, वो बात करने के लिए तब तक फिल्म भी तो चल रही है। तो वो एक अलग जो साउथ में मतलब ऑफ कोर्स वहाँ भी फेलियर्स होते हैं, मैं ऐसे कुछ राइट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक उनका एक सिंगल स्क्रीन का एक बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी है, तो उनको पता है कि हम लोग 100-150 रुपए के ज़्यादा टिकट्स नहीं बेचेंगे। मतलब पिछले हफ्ते में राणा से ही मिला था, वो बोला अभी तक वो लोग सिंगल स्क्रीन्स खड़े कर रहे हैं, राइट और हमारे यहाँ बंद हो रहे हैं। तो वही वो हमारे ऑडियंस से अब हमारा रिश्ता काफ़ी टूट गया है, तो बट वही अपॉर्चुनिटी है, वो सही फिल्म मेकर आएगा, वो वापस जोड़ेगा। जी जी, तो दैट इज ऑलवेज द केस। तो सूरज बजाटे ने वो 90s में वही किया। जी जी, सडनली ही ब्रॉट अ मिडिल क्लास ऑडियंस बैक। राइट जो वीडियो पायरेसी के बाद उनको थिएटर में जाना ही नहीं था, तो अलग फ्रंट बेंचर सिनेमा बनने लगी, तो फैमिली को और भी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस माहौल में मुश्किल है सोचना कि उन्होंने कैसे हम आपके है कौन जैसी फिल्म बनाई। जी जी, तो वी हैव टू फाइंड दैट पर्सन टुडे। राइट एंड वो अपॉर्चुनिटी तो है। So thank you very much, Shravan. Thank you so much for coming here. बहुत मजा आया। अभी ऑफ द कैमरास बहुत बार मुलाकातें होंगी, I'm sure. Thank you very much for coming here. Wish you all the very best. And we look forward to see more and more content from you here. Thank you very much. Such a pleasure to be on Friday Talkies and have an in-depth chat. I hope you guys subscribe and keep enjoying this. Very important to support this way of archiving knowledge and spreading the word of what actual experiences are. So yeah, I hope this continues and I hope you guys keep sharing this knowledge and enjoying it. तो दोस्तों, रोहन के साथ ये बातचीत उनकी फिल्मी यात्रा और अनुभवों को करीब से जानने का एक शानदार मौका रहा। उन्होंने हमें ये सिखाया कि एक सफल फिल्मकार बनने का सफर सिर्फ नाम और पहचान से नहीं बनता, बल्कि लगातार सीखने, प्रयोग करने और अपने दर्शकों से जुड़े रहने की कला से बनता है। उनकी बातों से ये साफ हुआ कि सच्ची प्रेरणा परिवार की विरासत से लेकर नए प्रयोग करने की हिम्मत और हर किरदार और कहानी में गहराई तक जाने की कोशिश है। उनकी कहानियां केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन में सीखने, धैर्य रखने और हर मौके का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे हम आपसे विदा लेते हैं और अगली बार एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होते हैं सूत्रधार विद विनीत राय में। धन्यवाद।